हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टारगेट में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 दिन का मिशन सिलेक्शन बिहार एपीओ और बिहार जी एग्ज़ाम के लिए। आज है डे 5, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पैक। तो जैसे कि आप जानते हैं, जस्ट टारगेट के द्वारा ये यूट्यूब की एक फ्री सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं बिहार एपीओ और बिहार जे के एग्ज़ाम के लिए। और आज है डे 5, इसी तरीके से हमें ये डे 60 तक लेकर जाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। आज के जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है और बिहार एपीओ 2011 के पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल विक्रमादित्य। इनमें से गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या चंद्रगुप्त सेकंड? आंसर है डी, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त 1 को रियल फाउंडर माना जाता है। रियल फाउंडर मतलब वास्तविक संस्थापक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन का आंसर है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स गेट्स द क्रेडिट फॉर द कन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, सुमात्रा एंड जावा। तो निम्नलिखित शासकों में से कौन से शासक ने सुमात्रा, मालवा और जावा के विजय का श्रेय प्राप्त किया? तो ये जगह है कहां पर? ये जगह है आज के समय के इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया तक कौन सा साम्राज्य फैला था? चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत, तमिलनाडु में जो चोल साम्राज्य है उसकी सीमाएं इंडोनेशिया तक पहुंची। और किसके कार्यकाल में? अशोक नहीं है तो मौर्य साम्राज्य। हर्षवर्धन ये भी नहीं है, ये हर्ष किंगडम से है। चोल राज्य, हाँ जी, राजेंद्र चोल या राजेंद्र फर्स्ट भी कहते हैं ना, इन्हीं के कार्यकाल में इनका साम्राज्य वहां तक फैला। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा वो चीनी यात्री था जो भारत आया? आंसर है हेनसांग। एच से ही हेनसांग है, एच से ही हर्षवर्धन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर वॉज डिफीटेड इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन से भारतीय शासक थे जिनकी हार हुई या पराजित हुए? तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। तराइन एक जगह है हरियाणा में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। अब सवाल यह है किस किस के बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दूसरा बैटल भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पहले बैटल का रिजल्ट क्या रहा? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, जीत होती है और गौरी जान बचाकर भाग जाता है। लेकिन अगले ही साल वो फिर से आता है, हमला करता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। इसमें विजयी होता है मोहम्मद गौरी। और यहीं से दिल्ली सल्तनत बनने की, यानी जो एक मुस्लिम रियासत है वो बनने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती है भारत में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 5, इब्न बतूता बुक्स थ्रो लाइट ऑन द रेन ऑफ विच रूलर। बिहार एपीओ 2011, यानी कि इब्न बतूता की जो किताब है किस शासक के शासनकाल में वो लिखी गई है उसके बारे में बताती है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, एमबीटी या एफएसटी। तो देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का एक ट्रैवलर था। मोरक्को से वो भारत आया किसके शासनकाल में? एमबीटी के शासनकाल में। एमबीटी बोलो तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और उसने जो अपनी किताब लिखी उसका नाम था रेहला। रेहला ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, या रेहला भी होता, रेहला। अब क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी हो गया है। आंसर होगा 5 का सी, मोहम्मद तुगलक इज द राइट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 6, हु स्टैब्लिश द विजयनगर स्टेट। तो विजयनगर और बहमनी दो बड़े साम्राज्य थे, ये कर्नाटक और जो दक्षिण भारत है वहाँ पर ये स्थित थे। मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं मैंने। तो विजयनगर राज्य की स्थापना पूछी है किसने की थी? देवराय 1, हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय या देवराय सेकंड? आंसर है हरिहर बुक्का। पहली बार अगर आप ये नाम सुन रहे हैं, सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, बट यही नाम है विजयनगर, जिसकी राजधानी थी हम्पी। बहुत ही फेमस ऐतिहासिक शहर है हम्पी, जिसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है विरूपक्षा टेम्पल। विरूपक्षा टेम्पल या विरूपक्षा मंदिर, याद रखिएगा। लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, हम्पी में स्थित है, जो कि राजधानी है विजयनगर की। आज के समय में ये कर्नाटक में मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 7, मनसबदारी सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय विच डायनेस्टी। तो मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किस राजवंश द्वारा किया गया। मनसबदारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था मुगल्स का। मुगल्स के जो अधिकारी होते थे, चाहे वो सिविलियन हो चाहे मिलिट्री वाले हों, उन सबको एक मनसबदार कहा जाता था और उनको रैंक दी जाती थी, यहाँ पे जिम्मेदारियाँ दी जाती थी। उसी पूरे सिस्टम को मनसबदारी कहा गया है। कहाँ पर शुरू हुआ, खिलजी, तुगलक, लोधी या मुगल। आंसर है इसका डी, मुगल्स। और मुगल्स में भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो अकबर के समय में ये व्यवस्था एकदम सुदृढ़ रूप से लागू हो गई। 7 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच रूलर वॉज देयर अष्टप्रधान, कमिटी ऑफ 8 मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसे हम मंत्री परिषद कहते हैं आज के समय में। तो 8 मंत्रियों की परिषद किसके अधीन हुआ करती थी, वो कौन से शासक है, किस शासक के अंतर्गत ये अष्टप्रधान होते थे। कृष्णदेव राय, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज या फिर जसवंत सिंह। आंसर है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज, और इन्हीं के पास 8 जो हैं ये अष्टप्रधान या 8 मिनिस्टर होते थे। 8 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ जहांगीर्स कोर्ट। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किसके द्वारा किया गया। तो ये एक इंग्लिश एम्बेसडर था, एक राजदूत था जिसे महारानी ने भेजा था इंग्लैंड से, और जहांगीर के साम्राज्य में लंबे समय तक रहा, जिसका नाम है सर थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ, इसे याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ। तो प्लासी के युद्ध के बारे में 2-3 फैक्ट याद रखने आपको। 1757 में ये लड़ाई हुई, अंग्रेजों द्वारा लड़ी गई ये पहली मुख्य लड़ाई है ज़मीन पर। एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव जो कि लीडरशिप संभाल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की, युद्ध में इसी ने कमाल संभाली। दूसरी तरफ था बंगाल का नवाब, बंगाल नवाब या नवाब ऑफ बंगाल, क्या नाम है, सिराज उद दौला। सिराज उद दौला, सिराज उद दौला के साथ इसी के आर्मी कमांडर ने गद्दारी की जिसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने युद्ध लड़ा नहीं और सिराज उद दौला बिना युद्ध लड़े ही हार गया क्योंकि उसकी आर्मी ने ऑर्डर माने ही नहीं। रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई क्योंकि उसने पहले ही षड्यंत्र करके इसके आर्मी के कमांडर्स को खरीद लिया था। इनके सिराज उद दौला के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई जिसके चलते ये शासक हार गया, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा 1757 के बाद शुरू होता है और फिर ये 1947 तक नहीं रुकते हैं, यानी हमारी आज़ादी तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा सिराज उद दौला। अच्छा, ये प्लासी है कहाँ, ये बंगाल में है। प्लास के फूल की जगह है कि वहीं से इस जगह का नाम पड़ा प्लासी, कलकत्ता के पास ही है। आगे बढ़ेंगे तो जस्ट टारगेट आपके लिए लेके आया है फाउंडेशन कोर्स जीएस के सभी सब्जेक्ट्स में। अगर जीएस के सब्जेक्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं और जुडिशरी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक बार ये सब्जेक्ट सभी पढ़ने पड़ेंगे। प्री में एक बार फिर भी काम चल सकता है, लेकिन मेंस में आपको सब चीज़ें लिखनी होती हैं, तो डिटेल में नोट्स बनाकर इनका अध्ययन करना आवश्यक है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इन सभी कोर्सेज़ को आप अलग अलग या एक साथ बंडल कोर्स में भी खरीद सकते हैं। ये हमारे नंबर्स दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर के लिए अभी 50% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज़ पे, तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो पहला पुर्तगाली जो भारत में आया था, इसका नाम सभी को पता होना चाहिए, वास्को डा गामा। कब आया, 1498 में। लेकिन ये कोई पुर्तगाली पावर को इस्टेब्लिश करने में क्रेडिट नहीं जाता वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा को क्रेडिट जाता है, इसने वो रास्ते की खोज की कि यूरोप से, पुर्तगाल से भारत तक कैसे पहुंचा जाए समुद्री मार्ग से। इसके बाद जो गवर्नर यहाँ पर पोस्टेड हुआ, यानी कि पुर्तगाली सरकार ने जो गवर्नर इंडिया में भेजा कारोबार करने के लिए, उस गवर्नर ने गोवा को कब्जा कर 1510 के करीब गोवा को कब्जा लिया था अल्बुकर्क ने, और उसके बाद वही बेस बना और आज़ादी तक गोवा पुर्तगालियों के ही कब्जे में रहा। तो 11 का आंसर है सी, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, मैडम ब्लवात्स्की एंड कर्नल ऑलकोट,
केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। आंसर है इसका बी, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकोट। मैडम ब्लावात्स्की का संबंध है रूस से, रशिया से। कर्नल ओलकोट का संबंध है यूएसए से। इन दोनों ने मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना की। भारत में ये सोसाइटी एनी बेसेंट के माध्यम से एंटर किया, यानी कि इसने जो भी काम किया एनी बेसेंट उसकी सूत्रधार बनी। 12 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, बाय हुम वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके द्वारा स्थापित की गई? तो फादर ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ये किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रेलवेज इन इंडिया कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, या मॉडर्न इंडिया का फादर भी कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। डलहौजी नाम का एक शहर भी है, याद होगा आपको, हिमाचल प्रदेश में। हालांकि लॉर्ड डलहौजी कभी नहीं गया वहाँ पर, लेकिन उस नाम से एक शहर अभी भी है। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलवाई कहाँ? बॉम्बे टू थाने। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, फैक्ट स्कूल में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। बॉम्बे से थाने 1853 में पहली ट्रेन चली। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, आंसर क्या होगा? डी, लॉर्ड डलहौजी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? बिहार एपीओ 2011, अंतिम वॉइसरॉय भारत का कौन रहा? लॉर्ड कर्जन? नहीं, कर्जन ने तो बंगाल का बंटवारा किया था। लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो सी राजगोपालाचारी की अगर हम बात करें तो ये आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे, या पहले इंडियन गवर्नर जनरल रहे, तो ये तो आंसर नहीं है। बात करें वॉइस रॉय की, तो लास्ट वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन ही रहा, जिसने माउंटबेटन प्लान के माध्यम से हमें आज़ादी दी, प्लस जो पाकिस्तान है यानी कि जो बंटवारा हुआ देश का, वो भी माउंटबेटन प्लान के हिसाब से ही हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, हु स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो बहुत ही फेमस आंदोलन है, 1930 के करीब शुरू होता है, दांडी मार्च से शुरू होता है। अब दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने वाला जो यात्रा है, पता होगा सभी को। आंसर भी अब आसान है बताना, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? आंसर है सी, महात्मा गांधी। और इसके बाद एक बड़ा ये आंदोलन बन के उभरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16, द पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीकल्चर बिगेन इज नोन एज? जिस काल में कृषि का प्रारंभ हुआ वह कहलाता है। मतलब इंसान जब एक जंगल से बाहर निकलकर सेटल लाइफ की तरफ जा रहा था तो उसने कृषि सीखी। वो कृषि नवपाषाण युग में सीखी गई मानवों के द्वारा। तो उससे पहले क्या था जब तक कृषि नहीं थी? उससे पहले मानव होते थे हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स एंड गैदरर्स क्या मतलब हुआ इसका? हंटर्स मतलब शिकारी, या तो शिकार करके जानवर खाते थे, कई बार खुद भी शिकार हो जाते थे। गैदरर्स जो भी पेड़ों से प्राप्त हो रहा है, नीचे गिर गया है, उसको गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, उसे ही खाते थे। कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी, जैसे शेर चीता भालू जंगल में घूमते रहते हैं, इंसान भी इसी तरीके से घूमते थे नवपाषाण काल से पहले। नवपाषाण में कृषि आई, कृषि के बाद गांव, शहर और पूरे सिविलाइजेशन बनता चला गया। 16 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड? पोर्ट, बंदरगाह, यानी कि इनमें से कौन सा वो स्थान है जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? संघोल, लोथल, मोहनजोदड़ो या आलमगीर? तो ये IVC का क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन बना है। और हमें पता है लोथल जो है वो एक डॉकयार्ड था, एक बंदरगाह शहर था। कहाँ पर स्थित है? आज के समय में गुजरात में मिलेगा। कौन सी नदी के तट पर स्थित था ये उस समय? नदी का नाम है भोगवा नदी। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ रिपब्लिक इन 6th सेंचुरी BC? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणतंत्र था? तो जब भी 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात होगी 3-4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। राजनीतिक तौर पर महाजनपद भारत में बन रहे थे, कुल 16 महाजनपद बने। महाजनपद मतलब एक छोटा सा साम्राज्य आप समझ लीजिए। इसके बाद जैनिज्म और बुद्धिज़्म का जो पूरा विकास है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो पूरा विकास है वो 6ठी सेंचुरी BC में देखा जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इन दोनों का जो जीवन है वो इसी शताब्दी के आसपास रहा। तो 6ठी शताब्दी में ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन 16 महाजनपद में से कुछ रिपब्लिक थे, गणतंत्र थे। अब गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक शब्द का मतलब होता है कि जो भी राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं
जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं जैसे राष्ट्रपति हों, वो हमेशा चुनाव से आएंगे, यानी कि वो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, वो किसी राजा के बेटे नहीं होंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनता है गणतंत्र में। हाँ, राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बन सकता है, जैसे इंग्लैंड में है, यूके में है, महारानी, उनका बेटा या उनका पोता, उनकी पोती, इसी तरीके से राजा का बेटा राजा बनने का चलन है राजतंत्र में, गणतंत्र में नहीं है। तो 6वीं शताब्दी में भी क्या ऐसी व्यवस्था थी? हाँ जी, बिल्कुल थी। कहाँ पर थी? 2 जगह, याद रखिएगा, विजय माल्या से। विजय माल्या में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक था वज्जी और एक था मल्ल। वज्जी की कैपिटल वैशाली, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, वैशाली अभी भी इस नाम से है हमारे यहाँ पे शहर, और मल्ल की राजधानी हुई कुशीनगर। तो इनमें से क्या ऑप्शन हमें दिया हुआ है? क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। अंग, चेदी, मल्ल या वत्स? तो हमें पता आंसर हो जाएगा सी। ये एक रिपब्लिक होता था, यानी कि एक गणतंत्र होता था। तो 18 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, टू विच सेक्ट डिड अशोका डोनेट द बर्बरा या बराबर केव्स? बराबर की गुफाएं अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दी? तो बराबर की गुफाएं सबसे पहले तो पता होना चाहिए कहाँ हैं। ये गया जिले में या गया के निकट या गया जी के निकट बिहार में स्थित है। किसने बनवाई? मौर्य सम्राट या मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक ने बनवाई। और बनवाने के बाद किसको डोनेट कर दी गई? आजीविकास को। एक तरह के साधु संत होते थे। आजीवक पूरा एक सेक्ट होता, संप्रदाय होता था, जिनका मानना ये है, जो नियतिवाद में ज़्यादा मानते हैं कि सब चीज़ फिक्स है, जो भी ईश्वर को करना है वो नियति के हिसाब से करता है। तो इस तरह का जो है विश्वास होता है आजीवकों का। तो इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध, जैन, आजीवक या ब्राह्मण? आंसर है सी। आजीवक को दान कर दी गई थी ये गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 20, टू हुम इज द क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशिंग द साका एरा एट्रीब्यूटेड? बिहार एपी 2011, यानी शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शक संवत एक कैलेंडर है, इसे हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं, और शक संवत हमारा नेशनल कैलेंडर भी है, राष्ट्रीय संवत भी है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेशनल कैलेंडर शक संवत हो गया है। इसके बाद ये कब शुरू हुआ? 78 AD में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसने शुरू किया? इसे शुरू किया शाकाज ने बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको लग सकता है कि हाँ इसका शाकाज उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। नाम हालांकि मिलता जुलता है। आंसर है इसका कुषाण। कुषाण कौन है? कनिष्क का अगर नाम आपने सुना हो, कनिष्क एक बड़ा प्रसिद्ध राजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी कनिष्क ने बहुत सारे काम किए। तो कुषाण वंश के कनिष्क जो हैं उनके द्वारा ये 78 AD में शक एरा या शक संवत की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो भी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है इसे साथ साथ कहीं नोट भी करते हुए चलिएगा। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं जो ये सभी क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ जाकर इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द नंबर ऑफ महापुराणास टेक्स्ट? कुल मिला के महापुराण कितने हैं या उनकी संख्या कितनी है? सीधा सीधा याद करने वाला प्रश्न है। 18 महापुराण है। महापुराण क्या? जिसमें गाथाएं बताई गई हैं या गाई गई, जैसे शिव पुराण है, मत्स्य पुराण है, ऐसे ही करके 18 पुराण हैं। तो जिनके लिए भी वो पुराण लिखा गया है उनका जो महाकाव्य है वो बताया गया है यहाँ पर। 21 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज? निम्न में से कौन सा बौद्ध अध्ययन केंद्र नहीं था? नालंदा, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्टडीज का सेंटर था, खलजी के द्वारा जला दिया गया था। विक्रमशिला भी एक महाविहार रही, तो ये भी नहीं होगा। नाडिया या नदिया या इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका सी ही है। नदिया एक संस्कृत का या जो हिंदुइज्म है उसका अध्ययन का एक सेंटर रहा है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, टू हुम इज द क्रेडिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फतेहपुर सीकरी एट्रीब्यूटेड? तो फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी एक छोटा सा टाउन है, आगरा जिले के अंदर ही पड़ता है, और इसका निर्माण अकबर के समय में हुआ और शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इस शहर की स्थापना की गई। इवन शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, जो टूम है, ये भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है।
चले क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज नोन एज महबूब इलाही। महबूब इलाही किसे कहते हैं? महबूब इलाही का मतलब महबूब लवर, ए इलाही खुदा यानी भगवान यानी गॉड का, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिलव्ड ऑफ गॉड। तो किसे कहा गया ये? तो ये कहा गया शेख निज़ामुद्दीन औलिया को, जो कि एक सूफी संत थे। हज़रत निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन आप सभी ने सुना होगा, जो हज़रत निज़ामुद्दीन वो जगह है, वहीं पर उसके पास ही शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है और वहीं से उस क्षेत्र का नाम भी पड़ा। ये चिश्ती ऑर्डर के एक सूफी संत थे। 24 का आंसर हो जाएगा सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, टू होम इज़ द क्रेडिट फॉर कंप्लीटिंग द कुतुब मीनार एट्रीब्यूटेड। कुतुब मीनार को पूरा करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो कुतुब मीनार के निर्माण की जब भी बात आएगी तो 3 नाम आपको याद रखने हैं। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाना, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु होने के बाद वो कार्य पूरा नहीं करा पाया। आगे चल के इल्तुतमिश जो अगला शासक है, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया। कंप्लीट हो गई है, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब तुगलक का शासन आया तो इसकी ऊपरी मंजिल पर बिजली गिरने की वजह से वो डैमेज हो गई थी और उसके बाद FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दोबारा रिपेयर कराया। तो इस तरीके से यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। निर्माण कार्य शुरू किसने कराया, पूर्ण किसने कराया, और जब ये डैमेज हो गई तो ये किसने रिपेयर कराया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है दूसरे नंबर वाला, आंसर क्या हो जाएगा? बी, इल्तुतमिश। पूर्ण कराने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। तो इस तरीके से ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। अगर आपको बिहार जे या बिहार APO के प्री का बैच ज्वाइन करना है, 7 से 8 बजे शाम को चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास फ्री है, इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए रखेंगे इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो एक थम्स अप, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।